हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है। उसके क्या क्या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो था वो हमने पूरा का पूरा देखा था, हमने एक्सप्लेन किया था, राइट, कि क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से उसमें टर्म्स याद रखनी होती है, क्या क्या किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी से वो कैथोड टू एनोड मूव करता है और करंट फ्लो होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जनरेट होता है, राइट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उसके इफेक्ट के बारे में और हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ अ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट इज इंसिडेंट एट अ मेटल सरफेस एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, आपको क्या क्या कैलकुलेट करनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, फिर आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखो फाई इक्वल्स टू होता है आपका 12,400 डिवाइडेड बाय में आपका आ जाएगा लेमडा नॉट, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E बराबर 12,400 अपन में लेमडा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में लिया जाता है इसको, राइट। तो इसमें हम देखो ये जो लाइट की एनर्जी दे रखी, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसके फाई से, जो वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा। अगर ये कम होती है, ये ज़्यादा होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं होता, राइट। तो देखो फाई, अब हमें लेमडा नॉट कैलकुलेट करना है। लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लेमडा नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 12,400 अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1550 आ जाएगा, ठीक है। 1550 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इजी रहेगा, आगे हम कैलकुलेशन में काम आएगा, राइट। तो देखो अब अगर हम बात करें, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी होती है C अपॉन में लेमडा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C अपॉन में लेमडा नॉट। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा नॉट कितना है, लेमडा नॉट है आपके पास में 3100। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, करेक्ट है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 31 × 10⁻2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो E बराबर होता है फाई प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये साइड आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी E माइनस में फाई, ये कितना है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में फाई कितना है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितने आ जाएगी, काइनेटिक आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट हमें पूछा गया है जूल्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर हम बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 6.4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम फर्दर आगे और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, इसमें आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसका आप काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, ½ mv² होती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है ही, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6.4 × 10⁻⁻19, ये आ जाएगा आपका, ये साइड आ जाएगा तो × 2 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा मास × v², तो ये मास इधर आ जाएगा तो मास डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 6.4 × 10⁻⁻19 अपॉन में m v², इसके ऊपर रूट लग जाएगा, जो मास होता है 9.1, तो 2 × 6.4 × 10⁻⁻19 अपॉन में 9.1 × 10 की पावर, या फिर 9 ले लेते हैं इसको, 9 × 10⁻31 इक्वल्स टू v, तो ये यहाँ पे रूट लग जाएगा तो ये v² हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, बट आपको
कन्वर्जन पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ से हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन आएगा तो आप इजीली बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्जन नहीं आएगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, वो हम डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, या फिर हम जो पोटेंशियल है या वोल्टेज जो है वो अगर हम बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। तो देखो जब भी हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका मेटल है, ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पर लाइट आती है। तो जैसे जैसे लाइट की हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो ज़्यादा आएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज़्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स उस मेटल की सरफेस पर हिट करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है एक फोटोन। तो जितने ज़्यादा फोटोन्स जो हैं वो इस मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इजेक्ट होंगे, राइट। तो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इसका मतलब उसकी जो उसकी जो करंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड टू कहाँ जाएंगे, एनोड जाएंगे। जैसे सपोज आपके पास में ये कैथोड है, ये एनोड, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो हम इंक्रीज करे जा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स वो भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जो है वो कैथोड टू क्या जाएंगे, एनोड जाएंगे। तो यहाँ पे करंट जो होगी वो भी क्या होगी, करंट जो होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी। तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो क्या होता है इंटेंसिटी के इफेक्ट से, जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो करंट भी जो होगी, यानी आई, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस पर ग्राफ पूछा जाता है कि इंटेंसिटी और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आता है। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है इसका, ये हम ग्राफ बनाए, अगर हमारे पास में यहाँ पे करंट है और यहाँ इंटेंसिटी है, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी जो होगी वो उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, आपको ग्राफ दे दी जाएंगे 4, और उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि इंटेंसिटी और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो क्या है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है या फिर कौन सा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकेंड फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो हम उसकी इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे, ठीक है। उसमें हम फिर इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, दोनों टाइम में आपको एक ही चीज़ इंक्रीज कर सकते हो। जब आप फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हो तब आपको हमेशा ध्यान रखना है इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान के चलना है। तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपके आए। तो आप फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। और एक और चीज़, ये जो कैथोड और एनोड की जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, ये जो कैथोड और एनोड की जो प्लेटें होती हैं, जब जब आप इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी उसकी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि या फिर करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप करंट बढ़ा रहे हो वो या फिर करंट इंक्रीज हो रही तो इसका मतलब जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही, यानी आप डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड प्लेट वो जब हम इंक्रीज करेंगे तो जो करंट होगी स्मॉल आई वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, तो जो करंट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कई बार प्लेट का भी रिलेशन पूछ लिया जाता है कि अगर हम सपोज इसकी डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो उसकी करंट में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो करंट जो होगी उसकी 4 गुना डिक्रीज हो जाएगी, राइट।
तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर हम बात करें वो है आपका पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में पूरी की पूरी कंडीशन है। जैसे जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, मतलब करंट यहाँ पे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा बट उसके रिस्पेक्ट में करंट इंक्रीज नहीं होगी। उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट। ठीक है, तो सैचुरेटेड करंट क्या होती है, जब पोटेंशियल जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है बट करंट इंक्रीज नहीं होती है। इसका मतलब इस प्लेट पर, यानी जो भी मेटल की जो आपकी प्लेट थी उसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो यहाँ पे करंट कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक रेंज होती है पोटेंशियल की, उस रेंज तक जब हम लेकर के जाते हैं तब क्या हो जाता है, जो करंट होती है वो इंक्रीज होना कम बंद कर देती है। वहाँ पर जो इंक्रीमेंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीमेंट नहीं होता है करंट के अंदर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस मेटल पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इजेक्ट होकर के कहाँ पर पहुँचने लगते हैं, इस एनोड पर पहुँचने लगते हैं। तो पूरी की पूरी जो करंट जो है वो इंक्रीज होनी होती है वो हो जाती है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो यहाँ से जो है करंट इंक्रीज नहीं होगी। राइट, फिर जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर एक अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यानी एनोड पर हम नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होने लगता है, करंट जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन जो है, पोटेंशियल हम क्यों अप्लाई करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर भेजने के लिए। जब हम इसके सिमिलर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जब हम इसके अपोजिट पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो ये जो पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोक के रखेगा। जैसे सपोज यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम अपोजिट पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे, अपोजिट पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल जो है, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं एट एनोड। तो एनोड पर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और सामने जो प्लेट है उस पर भी अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब करंट जो होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और एक टाइम के बाद में करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी उस पोटेंशियल को, एट दैट पोटेंशियल वेयर करंट इज जीरो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एनोड तक जाने के लिए रोकता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आ जाता है उसमें करंट जो होती है वो जीरो हो जाती है, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और सैचुरेटेड करंट क्या होती है, सैचुरेटेड करंट वो होती है कि जो मेटल्स के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन तक पहुँच रहे हैं। अब उस मेटल के पास में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि वो करंट इंक्रीज कर सके। राइट, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक आने में रोकता है, जो कि अपोजिटली पोटेंशियल होता है, अपोजिट पोटेंशियल होता है जो कि अप्लाई किया जाता है एनोड पर, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। राइट, इस तरीके से। और अगर हम इनका ग्राफ देखें तो इनका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ये जो होगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल की, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो करंट जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी इस तरीके से। और एक टाइम आएगा जब सैचुरेटेड करंट आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी सैचुरेटेड करंट, एस सी हम नाम देते हैं। फिर यहाँ से जो करंट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये आएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली ये नेगेटिव होता है, जो इसका सी आता है, ठीक है, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऐसा पोटेंशियल जो कि अपोजिटली अप्लाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन को कैथोड टू एनोड में पहुंचने के लिए। राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सैचुरेटेड करंट वो करंट होती है जहाँ पर अब करंट इंक्रीज होना बंद हो जाती है, आप कितना भी पोटेंशियल जो है, कितना भी वोल्टेज जो है वो अप्लाई करो, करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस मेटल के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच रहे हैं, एनोड तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, उसके पास में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जैसे कि वो करंट इंक्रीज कर सके। नहीं तो क्या होता है, देखो ये आपके पास में मेटल होती है
मेटल की प्लेट है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके सरफेस पर होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से दूर होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से दूर होंगे, ठीक। अब देखो हम इंटेंसिटी की भी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे और इसको हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ती है, करंट बढ़ती है। यानी अगर हम लो इंटेंसिटी का जो लाइट है वो यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है वो ही निकलते हैं। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइट यहाँ आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। सेम वैसा ही यहाँ पर जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स के, ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो कि सरफेस पर भी है और इंटरनल अंदर भी है बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सारे के सारे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सपोज यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 के 100 यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कैथोड टू एनोड में आ रहे हैं, ठीक है। 100 का ट्रांसफर होता जा रहा है ऐसे से, पूरा का पूरा सर्कल चल रहा है। तो अब तो करंट इंक्रीज ही नहीं होगी। अगर सपोज यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है और हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे इसका मतलब करंट भी इंक्रीज होगी। जब तक 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तब तक जो करंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। वो करंट क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड करंट कहलाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने से रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं आ पाएंगे, एनोड पर नहीं आ पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जो कि करंट को स्टॉप कर देता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ होता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, राइट। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।